प्रिय विद्यार्थियों, हार्दिक स्वागत। त्योहारों का मौसम लगभग बीतने को है और मुझे उम्मीद है आप अपनी पढ़ाई पर लौट रहे हैं। आज की टेस्ट सीरीज़ में भी हमेशा की तरह बहुत चुनिंदा प्रश्नों को मैंने सेलेक्ट किया है और अगर आपको इन प्रश्नों को हल करने में दिक्कत आ रही है तो ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं पर आपके डाउट्स लगातार बने हुए हैं। मैं चाहता हूं इन डाउट्स को क्लियर करिए। फटाफट सभी छात्र और छात्राएं क्लास में आ जाइए, कॉपी और पेन लेकर बैठिए। मैं आपको हमेशा ये मौका देता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं जो मैं आपसे शेयर करता हूं उसको आप नोट कर लीजिए। और आइए हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज़ का पहला प्रश्न हड़प्पा सभ्यता से है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ये प्रश्न पूछा गया है। दोबारा से रिपीट भी हो सकता है। आप प्रश्न को पढ़ लीजिए। वो ये कह रहा है कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार में किस दिशा में सीढ़ियाँ बनी हुई थीं। वो सीढ़ियों की लोकेशन आपसे जानना चाह रहा है। अब ये रेयर प्रश्न है, इतना ध्यान से याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अब चूंकि ये प्रश्न पूछा गया है, 4 विकल्प है, केवल उत्तर में, उत्तर और दक्षिण में, केवल पूर्व में, पूर्व और पश्चिम में। आप चाहें तो रिप्लाई कर सकते हैं, फटाफट रिप्लाई करिए और मैं आपको उत्तर बता देता हूं। हमेशा की तरह आप ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर और दक्षिण में। स्नानागार के उत्तर और दक्षिण में उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थीं। आपको अगर मैं एक छोटे से मैप के माध्यम से समझाऊं तो अगर आप इसको ये समझ लें कि ये एक स्नानागार है तो इसमें सीढ़ियां उत्तर और दक्षिण दिशाओं में बनी हुई हैं। ठीक है, इसे आप नॉर्थ कह सकते हैं, इसे आप साउथ कह सकते हैं, इसे आप ईस्ट और इसे आप वेस्ट कह सकते हैं। अब एक बात यह है कि जब इन्होंने सीढ़ियां पूछ ली हैं तो हो सकता है कल को ये भी पूछें इस स्नानागार में जो पानी का स्रोत था वो कुआं किस दिशा में था। तो आपको ध्यान रखिए, ये कुआं समझ लीजिए आप, तो ये आपको क्लियर हो रहा है कि ये कुआं पूर्व दिशा में स्थित है। ठीक है, और गंदे पानी के निकासी के लिए नाली पश्चिम दिशा में है। 3 बातें आपकी और क्लियर हो रही हैं। और अगर आप एनसीईआरटी की बुक देखें तो उसमें स्नानागार की नाली का एक चित्र भी दिया हुआ है जिसमें एक आदमी खड़ा हुआ है। आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस स्नानागार की नाली में हमें एक अपवाद स्वरूप टोड़ा मेहराब शैली का प्रयोग मिलता है। ये एक बहुत रेयर बात है, आप इसे ध्यान रखिएगा। ये हमारे भारतीय इतिहास में हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में ये एक रेयर बात है। स्नानागार की नाली में टोड़ा मेहराब शैली का प्रयोग हुआ है, जबकि भारतीय स्थापत्य में ये बहुत रेयर बात है। आइए हम लोग देखते हैं अब दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न आपका वैदिक काल से है और प्रश्न को पढ़िए। वो कह रहा है कि पूर्णाहुति के लिए हमें जो श्लोक है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वैष्णव विक्रीणावः शमूर्ज शतक्रतो स्वाहा। ये जो पूरा मंत्र मैंने आपसे पढ़ा है, यहाँ पे डैश डैश है। ये मंत्र किस उपनिषद में मिलता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ईश उपनिषद है, केन उपनिषद है और प्रश्न उपनिषद है और बृहदारण्यक उपनिषद है। 4 उपनिषदों में आपको एक छांटना है। जवाब शायद आप दे पाएँ, कठिन प्रश्न भी हो सकता है। रिप्लाई करिए, मैं आपको जवाब देता हूँ। और जवाब है इसमें बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद। ये पूर्णाहुति का मंत्र कहाँ मिलता है? तो इट इज़ इन बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है, ये बात आपकी क्लियर हो रही है। और मैं यहाँ पर केवल एक प्रश्न और आपको बता देता हूँ, वो बहुत ज़रूरी है। निष्काम कर्म की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ मिलती है? तो इट इज़ इन ईश उपनिषद। ये हमेशा पूछा गया है ये प्रश्न
कि निष्काम कर्म की अवधारणा कहाँ मिलती है। तो निष्काम कर्म की अवधारणा सर्वप्रथम ईश उपनिषद में मिलती है। इसी को बाद में आप देखते हैं श्रीमद् भगवद गीता में विशेष रूप से परिभाषित या व्याख्यायित किया गया है। लेकिन अगर ये कहता है कि ये बताइए निष्काम कर्म की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ मिलती है, तो वो जवाब है ईश उपनिषद। तीसरा प्रश्न देखिए, आपका तीसरा प्रश्न गुप्तकाल से है। प्रश्न को पढ़िए। चंद्रगुप्त द्वितीय पर कौन सा नाम या उपाधि लागू नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, वो ये पूछ रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय पर कौन सा नाम या कौन सी उपाधि लागू नहीं होती है। चार ऑप्शन हैं, देवेंद्र है, देवराज है, देवश्री है और कार्तिकेय है। आप चाहें तो जवाब दे सकते हैं, जितनी जल्दी हो सके धैर्य से जवाब दीजिएगा। जवाब दीजिए। चार ऑप्शंस आप देख पा रहे हैं और मुझे उम्मीद है ठीक जवाब आ रहा है और इसमें सही जवाब है देवेंद्र। ध्यान रखिएगा, एक बड़ी बात है, जल्दबाजी में हो सकता है कहीं आप गलत कर जाएं, लेकिन सही जवाब है इसमें देवेंद्र। तो अब आपको ये डाउट हो सकता है ना कि सर क्या इसको कार्तिकेय भी कहा गया है। बिल्कुल कहा गया है। मैं आपको बता देता हूँ, कई बातें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। राजशेखर की पुस्तक काव्य मीमांसा में इसे कार्तिकेय कहा गया है। शायद कुछ लोगों को ये जानकारी पता हो। राजशेखर की पुस्तक काव्य मीमांसा में चंद्रगुप्त द्वितीय को कार्तिकेय कहा गया है। ये बात आपको क्लियर हो रही है, मुझे बताइए। और ये भी ध्यान रखिएगा, इसे देवराज और देवगुप्त जैसी उपाधियां भी इसकी उल्लिखित हैं और इसे सांची अभिलेख में, ये भी ध्यान रखिएगा, इसे सांची अभिलेख में देवराज कहा गया है। ये भी एक अच्छी जानकारी है आपके लिए। और देवश्री उसकी उपाधि है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये कह रहा है कि लागू नहीं होता है, तो ये नाम लागू नहीं होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय की तुलना इंद्र से की गई है, क्योंकि इंद्र को भी देवराज कहा गया है और चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि भी देवराज है। ये बात क्लियर हो रही है। आगे ये ध्यान रखिएगा, मौर्य शासक बिंदुसार को भी इंद्र के समकक्ष बताया गया है। बिंदुसार, ध्यान रखिएगा, बिंदुसार, इसको अमित्रघात या अमित्रखाद कहा गया है। दुश्मनों का संहारक अमित्रखाद या फिर अमित्रघात, दुश्मनों का, शत्रुओं का विनाश करने वाला। और अमित्रखाद या अमित्रघात ये उपाधि भी देवराज इंद्र की है। तो आपको यहाँ पर दो बातें क्लियर हो रही हैं। दो ऐसे शासक जिन्हें इंद्र से तुलना की गई है, एक मौर्य शासक बिंदुसार है और दूसरा गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य है। मुझे एक बात और याद आ रही है, बता देता हूँ, शायद आपके काम आ जाए। ध्यान रखिएगा, वामन की पुस्तक काव्यालंकार में, वामन की पुस्तक है काव्यालंकार, इसमें समुद्रगुप्त को चंद्रप्रकाश कहा गया है। मैं ठीक याद कर पा रहा हूं, और समुद्रगुप्त का नाम चंद्रप्रकाश भी है, ये याद रखिएगा। ठीक वैसे ही जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम कार्तिकेय है काव्य मीमांसा में, उसी तरह काव्यालंकार में समुद्रगुप्त है चंद्रप्रकाश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लीजिए और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न संख्या 4 भी प्राचीन भारत से ही है और वो कह रहा है कि किस शासक को 5 राज्यों का देवता कहा गया है।
5 राज्यों का देवता किस शासक को कहा गया है? पूछा गया प्रश्न है। आप, मुझे उम्मीद है, सही कर पाएंगे। 4 विकल्प हैं आपके पास, आप देख सकते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय है, समुद्रगुप्त है, हर्षवर्धन है और अशोक है। तो कर पाएंगे, मुझे बताइए। और सही जवाब है इसमें हर्षवर्धन। ऑल ऑफ यू नो, सही जवाब है हर्षवर्धन। इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की और समझने की ज़रूरत नहीं है। कई बार प्रश्न आया है, गलत मत करिएगा। और हर्षवर्धन 5 राज्यों का देवता। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न संख्या 5, ध्यान से पढ़िएगा। किस नगर को आह्लाद प्रदायक नगर कहा गया है? किस नगर को आह्लाद प्रदायक नगर कहा गया है? कन्नौज है, देवगिरी है, दिल्ली है, मांडू है? बताइए, कंफ्यूजन है क्या? और सही जवाब बिल्कुल ठीक है, कुछ लोगों ने सही जवाब दिया है और सही जवाब है मांडू। ध्यान रखिएगा, आह्लाद प्रदायक नगर वो है मांडू। और आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, यहाँ से एक प्रश्न मुझे और याद आ रहा है। देवगिरी के लिए एक और नाम मिलता है, देवगिरी को कुआत-उल इस्लाम, कुआत-उल इस्लाम नगर कहा गया है इसे। ये कई बार आया है, लड़के गलत करते हैं। परीक्षा भवन में उन्हें वो कुआत-उल इस्लाम मस्जिद याद रहती है, दिल्ली वाली, तो वो दिल्ली लगा देते हैं। दिल्ली को मत चुनिएगा। और ये देवगिरी है हमेशा। और देवगिरी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न और मैं बताता हूँ। ये तो आपको पता है कि दिल्ली से दौलताबाद, देवगिरी को दौलताबाद कहा गया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, इसने देवगिरी को कुतुबाबाद का नाम दिया था। मुबारक शाह खिलजी ने देवगिरी को क्या नाम दिया? कुतुबाबाद नाम दिया। ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना? प्रश्न बन सकते हैं, लगातार बन सकते हैं। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को खिजराबाद का नाम दिया, ये बात आपको पता है, ठीक है। और एक बात यहाँ पर ये बता दूँ, दिल्ली सल्तनत में एकमात्र ये ऐसा शासक है जिसने खुद को खलीफा घोषित कर दिया और खलीफुल्लाह की उपाधि ली। तो खलीफुल्लाह की उपाधि लेने वाला मुबारक शाह खिलजी है। प्रश्न काफ़ी क्लियर हो रहे हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि आपको प्रश्न जब भी आप हल करें, जल्दबाजी ना करें। मैं हर लेक्चर में ये बात हमेशा कॉमन रूप से कहता हूँ, प्रश्न पत्रों को हल करने के लिए आपको 2 घंटे का पूरा समय मिलता है। उस 2 घंटे को पूरा यूटिलाइज करिए। जिस परीक्षा की तैयारी में आपने सालों साल लगा दिए, कई वर्ष तक तैयारी की, और उस परीक्षा के दिन आप प्रश्न पत्र को आधे घंटे में ख़त्म करना चाहते हैं, 2 घंटे का पूरा इस्तेमाल करिए। और अगर लग रहा है कि हड़बड़ी में आपने जल्दी जल्दी रिंग करना है, तो ये समझ लीजिए कि प्रथम दृष्टया ही जल्दबाजी आपको कंपटीशन की दौड़ से बाहर कर देगी। आइए फिलहाल हम लोग देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। सुखद संयोग मानता हूं इसे। अगला ही प्रश्न ये है, खलीफुल्लाह की उपाधि किसने धारण की? विकल्प पढ़े बगैर आपको बता रहा हूं, और ये है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। विकल्प पढ़े बगैर बता रहा हूं आपको, क्योंकि खलीफुल्लाह अभी मैंने 2 मिनट पहले आपसे डिस्कस किया कि खुद को खलीफा किसने घोषित कर दिया, तो वो मुबारक शाह खिलजी है। खलीफुल्लाह घोषित करता है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। यहां तक बात क्लियर हो रही है। और एक प्रश्न यहां पर और मैं बता देता हूं, ये नासिरुद्दीन खुसरो शाह, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, ये खुद को कहता है पैगंबर का सेनापति। ये उपाधि भी आप याद रखिए। बहुत दबाव लेकर पढ़ाई मत करिए भाई,
खुद को ये पैगंबर का सेनापति घोषित करता है। बलबन खुद को जिल्ल इलाही घोषित करता है, ईश्वर का प्रकाश या अल्लाह का प्रकाश। तो आप देख पा रहे हैं बलबन खुद को जिल्ल इलाही, ईश्वर का प्रतिनिधि या फिर अल्लाह का प्रतिनिधि घोषित करता है। वो इससे भी कहीं आगे बढ़ता है। और एक बात ये भी है कि दिल्ली सल्तनत में दैवीय राजतंत्र की संकल्पना रखने वाला तो ये है बलबन। बलबन से ये भी पूछा गया है कि द पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड, द पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड, लौह एवं रक्त की नीति का प्रतिपादक, तो वो बलबन ही है। ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मुगल काल से है और प्रश्न कह रहा है किस मुगल शासक ने भारत पर 2 बार शासन किया? कोई ऐसा शासक भी है क्या जिसने भारत पे 2 बार शासन किया हो? आप विकल्पों को देख के मुझे बताइए, शाहजहां, हुमायूं, अकबर और औरंगजेब। और सरल सा प्रश्न है, मुझे उम्मीद नहीं है कि ये प्रश्न आप गलत करेंगे और मुझे सही उत्तर बताइए फटाफट। और देख पा रहे होंगे आप, और मैं बताना चाहता हूँ सही जवाब है, गलती से भी औरंगजेब को मत चुनिएगा, सही जवाब है इसमें हुमायूं। हुमायूं ने भारत में 2 बार शासन किया। इट मीन्स पहला शासनकाल आपको उसको मालूम ही होना चाहिए हुमायूं का 1530 से लगभग 1540 तक है। और फिर इसके बाद हुमायूं 15 वर्षों के लिए भारत से निष्कासित हो जाता है और फिर दोबारा आता है। बात समझ में आ रही है? तो 2 बार शासन करने वाला ये हो जाएगा हुमायूं। 2 बार शासन किया। किस मुगल शासक ने भारत पर 2 बार शासन किया? वो चाहे थोड़े समय के लिए ही रहा, दूसरा कार्यकाल उसका कुछ महीनों के लिए रहा, लेकिन है वो हुमायूं। लेकिन अगर ये कहता कि 2 बार राज्याभिषेक किस मुगल बादशाह ने करवाया, तो 2 राज्याभिषेक औरंगजेब का है। 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाने वाला मुगल शासक कौन था? तो वो औरंगजेब है। औरंगजेब के लिए ही कहा जाता है कि किसने अपनी ताजपोशी के दौरान अपने राज्याभिषेक के उपरांत 13 निषेधाज्ञाएं जारी की। 13 निषेधाज्ञाएं जारी की, वो है औरंगजेब। 12 राजाज्ञाएं जारी की, वो है जहांगीर। 12 राजाज्ञाएं जारी की। इन सब प्रश्नों में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 12 राजाज्ञाएं जारी करने वाला जहांगीर है। 13 निषेधाज्ञाएं जारी करने वाला औरंगजेब है। 2 बार शासन करने वाला हुमायूं है। 2 बार राज्याभिषेक करवाने वाला औरंगजेब है। इतने धैर्य के साथ बता रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आप इस टेस्ट सीरीज से लाभान्वित अवश्य हो रहे होंगे। मेरा ये प्रयास सार्थकता को पहुंचे, इसमें आप सभी का बहुत सहयोग और बहुत धैर्य आवश्यक है। और जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि आपकी तैयारी को मुकम्मल करने के लिए एक रिविजनरी बुक के तौर पर मैंने एक बुकलेट को तैयार किया है जो प्राचीन भारत, एंशिएंट और मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, इन तीनों खंडों को कवर करती है। ये बुकलेट आप देख पा रहे होंगे। लगभग 250 पन्ने की ये बुकलेट है। इसमें मैंने उन महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर किया है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं। ठीक है, अगर आप इस बुकलेट को मंगाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और ये बुकलेट आपको प्रेषित करवा दी जाएगी। आइए हम लोग देखते हैं
अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 8, और ये भी मुगल काल से ही है और कह रहा है कि पेट्राड्यूरा कीमती पत्थरों रत्नों की जड़ाई के लिए अलंकरण की नवीन शैली का आरंभ किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ? किस मुगल शासक के काल में हुआ? 4 ऑप्शन है, शाहजहां है, औरंगजेब है, अकबर है और जहांगीर है। जवाब देंगे आप इसका? गलत तो नहीं करेंगे? बताइए। हाँ, ठीक ही है। और ध्यान रखिएगा, पेट्राडुरा की शुरुआत होती है जहांगीर के शासनकाल में। अगर कहीं गलती से भूल कर भी आपने शाहजहां चुना है तो ये गलत हो जाएगा। अगर आपने भूल कर भी शाहजहां को चुना है तो ये जवाब गलत हो जाएगा। पेट्राडुरा का पहली बार प्रयोग आपको पता है कहां मिलता है? एतमाद-उद-दौला के मकबरे में मिलता है। एतमाद-उद-दौला के मकबरे में मिलता है, ठीक है। और इस मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? नूरजहां ने करवाया था, जहांगीर के काल में करवाया था। बेसिकली एतमाद-उद-दौला नूरजहां के पिता हैं और उनका मूल नाम है गयास बेग। एतमाद-उद-दौला एक तरह से उनकी उपाधि है और ये मकबरा नूरजहां ने बनवाया। तो पेट्राडुरा शैली का पहली बार प्रयोग आरंभ कह रहा है ना यहां पे, किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ? तो डेफिनेटली इट इज इन जहांगीर, इन द पीरियड ऑफ जहांगीर। क्लियर हो रही है बात? पहली बार कहां पे? अब ध्यान दो, इसका व्यापक प्रयोग, पेट्राडुरा शैली का व्यापक प्रयोग किस इमारत में है? तो वो ताजमहल में है। प्रारंभ पूछ रहा है तो आप प्रारंभ बताएंगे कहां पे? जहांगीर के शासनकाल में। ये बात ठीक है? आगे बढ़ें। क्वेश्चन 9 अच्छा प्रश्न है, पढ़िए पहले। पुर्तगाली व्यापारी पाइत्रो तवारेस को जाना जाता है, क्यों? पाइत्रो तवारेस, ध्यान रखिएगा, नमक का व्यापार करता था, या फिर उसने हुगली की स्थापना की थी, या फिर अनाज का नौभार परिषद था, या फिर हीरों का व्यापारी था? मुझे बता सकते हैं? मुझे बता सकते हैं? इस प्रश्न में हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो और मैं आपको बताता हूं। इसका सही जवाब है हुगली का संस्थापक पाइत्रो तवारेस। ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न के लिए एकदम तैयार रहिए क्योंकि ये प्रश्न हो सकता है किसी परीक्षा में फिर से दोबारा रिपीट कर दिया जाए। पाइत्रो तवारेस हुगली का संस्थापक। अच्छा, मुझे बताइए पौंडीचेरी का संस्थापक कौन था? जवाब दीजिए जल्दी से। पौंडीचेरी का संस्थापक बता रहे हैं, इट इज फ्रैंको मार्टिन। याद रहेगा। आप मुझे बताइए मद्रास का संस्थापक। तो मुझे उम्मीद है आपको पता है, और वो है फ्रांसिस डे। कलकत्ता का संस्थापक तो भी आपको जवाब पता है, जॉब चार्नक। बहुत सीधे और सामान्य से प्रश्न है, अक्सर करके ये प्रश्न मैच दी फॉलोइंग में भी पूछे गए हैं। बंबई या मुंबई की महानता का संस्थापक तो ये भी आपको पता है, और उस व्यक्ति का नाम है जेराल्ड ओंगियार। क्या नाम है? जेराल्ड ओंगियार।
याद रहेगा। एक ही प्रश्न में मैंने आपको बहुत सारे प्रश्न बताए। और अगर हीरों के व्यापारी की बात आ रही है तो एक जौहरी भी आया है भारत में मुगल काल में, और वो 6 बार आया है। उसका नाम भी आपको पता है, और उसका नाम है टेवर्नियर। ध्यान रखिएगा, एक जौहरी है और उसका नाम है टेवर्नियर। एक फ्रांसिस वर्नियर है और एक टेवर्नियर है। टेवर्नियर हीरों का व्यापारी है, जौहरी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मॉडर्न इंडिया का प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन रूस तथा फ्रांस की क्रांति से कम नहीं था। भारत छोड़ो आंदोलन रूस तथा फ्रांस की क्रांति से कम नहीं था। ये कथन किसका है? सुभाष जी का, राम मनोहर लोहिया का, जयप्रकाश नारायण का, या फिर उषा मेहता का? और मुझे उम्मीद है इस प्रश्न का जवाब आप दे ही पाएंगे। बिल्कुल जल्दी से जवाब दीजिए। और बिल्कुल ठीक है, सही जवाब है जयप्रकाश नारायण। ठीक है ना? सही जवाब है जयप्रकाश नारायण। अच्छा, इनकी एक उपाधि है, इनको प्यार से कभी कभी लोग जेपी भी कहते हैं। इनकी एक उपाधि है, जहां तक मुझे याद आ रही है, लोकनायक। लोकनायक जयप्रकाश नारायण है। और एक बात मुझे बताइए, जननायक कौन है? जननायक कौन है? बिल्कुल ठीक है, और वो हैं कर्पूरी ठाकुर। मुझे बस यूं ही याद आ जाता है, फिर लगता है शेयर कर दूं आपसे ये जानकारियां। लोकमान्य कौन है? तो वो तिलक हैं, ये आपको पता ही है। क्लियर है ना? लोकनायक, जननायक और लोकमान्य। क्लियर? आगे बढ़ें। बहुत अच्छा प्रश्न है। 11 क्वेश्चन को देखिए, किस इतिहासकार ने हुमायूं की तुलना अरस्तू से की है? किस इतिहासकार ने हुमायूं की तुलना अरस्तू से की है? 4 विकल्प हैं। गुलबदन बेगम हैं, अबुल फजल हैं, खवांद अमीर हैं और जौहर आफ्ताब जी हैं। इस प्रश्न में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, शायद आप गेस कर पाएं। बताइए मुझे, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, मैं बता रहा हूं। और सही जवाब है इसमें अबुल फजल। सही जवाब है अबुल फजल। ध्यान रखिएगा, अबुल फजल ने हुमायूं की तुलना अरस्तू से की है। और इस प्रश्न में अधिकांश छात्रों ने परीक्षा में गुलबदन बेगम को चुना था, और ये जवाब गलत है। अबुल फजल उन्हें यानी कि हुमायूं को अरस्तू के समान कहता है। आइए मैं आपसे कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और शेयर कर देता हूं, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी है। ध्यान रखिएगा, खवांद अमीर को हुमायूं ने अमीर उल अखबार की उपाधि दी थी। ये प्रश्न भी अक्सर करके पूछा गया है, तो आप प्लीज़ इस प्रश्न को याद रखिए कि खवांद अमीर को अमीर उल अखबार की उपाधि देने वाला कौन था? हुमायूं था। किसे मिली? खवांद अमीर को मिली। और आइए आज की टेस्ट सीरीज़ का 12वां और अंतिम प्रश्न हम लोग डिस्कस करते हैं। बहुत शानदार बेहतरीन प्रश्न है। 12वां प्रश्न पढ़िए, भारत का वर्णन, डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया एवं भारतीय इतिहास के कुछ अंश, फ्रेगमेंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री नामक पुस्तक किस डच लेखक ने लिखी है? ध्यान रखिएगा, वो डच लेखक की बात हो रही है। और डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया और फ्रेगमेंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ये 2 किताबें लिखने वाला वो डच यात्री या वो डच लेखक कौन है, ये पूछ रहा है। फ्रांसिस्को पेल्सर्ट है, लिंसांतन है, या फिर डी लॉयट है? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जवाब दे पाएंगे आप? थोड़ा सा कठिन है आपके लिए, और मैं बता देता हूं, इसमें सही जवाब है डी लॉयट। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न मेरी दृष्टि में बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी ना किसी परीक्षा में पूछा गया है, तभी मेरे पास ये प्रश्न आया है। मैंने डिस्कस किया और फिर हमेशा की तरह
आज के पेपर में भी आपसे लगभग मैंने 35 के करीब सूचनाएं डिस्कस की हैं। शीघ्र ही हम लोग अगली टेस्ट सीरीज को लेकर अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।